जय भीम दोस्तों। धीरेंद्र शास्त्री, जिसे कौन नहीं जानता, जो खुद को कट्टर सनातनी बताता है। कुछ समय पहले इसने अपने समर्थकों के साथ एक नारा शुरू किया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसने यह नारा बंद कर दिया, क्योंकि इस नादान को क्या पता वह जो कुछ भी कर रहा था वो धर्म के खिलाफ था। एक ऐसा मजहब जो पूरी तरह से जातिवाद, भेदभाव और अस्पृश्यता पर आधारित है, उसमें इस तरह का व्यवहार कैसे संभव है। कुछ समय पहले इसकी कथा का एक पोस्टर बहुत वायरल हुआ था, जिस पर इसने अपनी फोटो के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगवाई थी और बाबा साहब का नाम भी प्रिंट करवाया था। दोस्तों, इसकी इस प्रकार की हरकतें सामान्य हैं। बहुजनों का सबसे बड़ा महापर्व 14 अप्रैल नजदीक आ रहा है। इसी के उपलक्ष्य में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, आजकल हर कोई गर्व से जय भीम करता हुआ नजर आता है, लेकिन एक समय वह भी था जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश तक नहीं दिया जाता था। दोस्तों, आज बाबा साहब के मिशन को जो ऊंचाइयां प्राप्त हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय मान्यवर कांशीराम साहब को जाता है। उन्होंने इसके लिए आजीवन संघर्ष किया और उनके संघर्षों का ही परिणाम है कि आज बाबा साहब अंबेडकर का नाम हर कोई गर्व से लेना चाहता है। मित्रों, हम धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान के बारे में बताने से पहले मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। मान्यवर साहिब कांशीराम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में हाशिए पर पड़े बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी सोच और कार्य असाधारण थे। वे न तो केवल एक समाज सुधारक थे, न ही सिर्फ एक राजनीतिक नेता, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि संगठन और शिक्षा के बल पर शोषित वर्ग अपनी नियति बदल सकते हैं। उनका जीवन एक जीवंत दस्तावेज है जो यह बताता है कि व्यक्तिगत त्याग और सामूहिक जागरूकता के माध्यम से समाज में क्रांति लाई जा सकती है। उनका संघर्ष केवल जातिगत भेदभाव के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ था जो सदियों से बहुसंख्यक आबादी को शक्ति और सम्मान से वंचित रखती आई थी। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। यह गांव उस समय एक छोटा सा ग्रामीण इलाका था, जहां जीवन की सादगी और मेहनत की महक हर ओर बिखरी थी। उनका परिवार रैदासी सिख समुदाय का हिस्सा था, जो गुरु रविदास के अनुयायियों से जुड़ा था। रैदासी समुदाय में सिख धर्म की समानता की भावना प्रबल थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर चमार जाति होने के कारण उन्हें हाशिए पर रखा जाता था। उनके पिता हरि सिंह एक मेहनती किसान थे, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम थी, लेकिन उनकी मां और पिता दोनों ही बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूक थे। कांशीराम 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके घर में सिख गुरुओं की शिक्षाएं गूंजती थीं और गुरु रविदास का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर गहरा पड़ा। बचपन में वे अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने जाते थे। उस समय ग्रामीण पंजाब में शिक्षा की सुविधाएं सीमित थीं और दलित समुदाय के बच्चों के लिए तो यह और भी दुर्लभ थी। लेकिन कांशीराम की जिज्ञासा और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। स्कूल में वे अपने शिक्षकों के प्रिय थे, क्योंकि उनकी तर्क शक्ति और सवाल पूछने की आदत उन्हें अलग बनाती थी। उनके बचपन का एक रोचक पहलू यह था कि वे खेलकूद में भी रुचि रखते थे। गांव के बच्चों के साथ कबड्डी और दौड़ में हिस्सा लेना उन्हें पसंद था। यह शारीरिक सक्रियता उनके व्यक्तित्व में ऊर्जा और आत्मविश्वास भरती थी, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी पढ़ाई में थी। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने रोपड़ के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ विज्ञान उनका मुख्य विषय था और वे गणित और भौतिकी में विशेष रूप से निपुण थे। 1956 में
जब उन्होंने बीएसएससी की डिग्री हासिल की तो यह उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। उस समय दलित समुदाय में स्नातक डिग्री हासिल करना एक सपने जैसा था और कांशीराम ने इसे सच कर दिखाया। इस शिक्षा ने उनके जीवन में एक ठोस नींव रखी। यह केवल डिग्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार थी जिसने उन्हें समाज की गहरी असमानताओं को समझने और उनसे लड़ने की प्रेरणा दी। कॉलेज के दिनों में ही वे सामाजिक मुद्दों पर सोचने लगे थे। उनके दोस्त बताते थे कि कांशीराम अक्सर किताबों और विचार विमर्श में डूबे रहते थे। यह वह समय था जब उनके भीतर एक समाज सुधारक का बीज अंकुरित हो रहा था। कांशीराम ने पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में नौकरी शुरू की। यह एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी थी जो उनके लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान का प्रतीक थी। पुणे उस समय एक उभरता हुआ शहर था और यहाँ का माहौल उनके लिए नया था। ERDL में उनका काम विस्फोटकों के अनुसंधान और परीक्षण से संबंधित था, जिसमें उनकी वैज्ञानिक समझ और तकनीकी कौशल की जरूरत थी। वे अपने काम में कुशल थे और सहकर्मियों के बीच उनकी छवि एक मेहनती और समझदार व्यक्ति की थी। लेकिन यह नौकरी उनके लिए केवल एक पेशा नहीं थी, यह उनके जीवन का वह चरण था जहां उन्होंने समाज की सच्चाई को करीब से देखा। शुरुआती दिनों में उन्हें लगा कि शिक्षा और नौकरी ने उन्हें जातिगत भेदभाव से मुक्ति दिला दी है, लेकिन यह भ्रम जल्द ही टूट गया। एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उनके सहकर्मी दीना भाना, जो एक दलित थे, ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था। यह छुट्टी उनके धार्मिक उत्सव के लिए थी, लेकिन उच्च जाति के अधिकारियों ने न केवल उनकी अर्जी खारिज की, बल्कि उनकी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी की। यह घटना कांशीराम के लिए एक झटका थी। उन्होंने देखा कि दीना भाना जैसे लोग जो शिक्षित और नौकरी पेशा थे, फिर भी जाति के आधार पर अपमान सहने को मजबूर थे। इस अनुभव ने उनके भीतर गहरे सवाल उठाए। वे सोचने लगे कि अगर शिक्षा और सरकारी नौकरी भी दलितों को सम्मान नहीं दिला सकती, तो असली आजादी कैसे मिलेगी? इस सवाल ने उन्हें किताबों की ओर मोड़ा। उन्होंने BR आम्बेडकर के लेखन का अध्ययन शुरू किया। जाति का विनाश ने उनके सामने यह सच्चाई उजागर की कि जाति व्यवस्था एक सामाजिक बीमारी है, जिसे सुधार से नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। आम्बेडकर के विचारों ने कांशीराम को एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उनका समुदाय गुलामी में जकड़ा रहे। इस जागरूकता ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी को त्यागना आसान नहीं था। लेकिन कांशीराम का लक्ष्य अब बदल चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करेंगे। इस संकल्प के साथ उन्होंने यह भी तय किया कि वे न तो शादी करेंगे न ही संपत्ति जोड़ेंगे। उनका मानना था कि व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियां उनके मिशन को कमजोर कर सकती हैं। कांशीराम ने अपने संघर्ष की शुरुआत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ की। यह पार्टी आम्बेडकर के अनुयायियों ने बनाई थी और इसका मकसद दलितों के हितों की रक्षा करना था। कांशीराम को लगा कि यह मंच उनके लिए सही हो सकता है। उन्होंने RPI के साथ मिलकर कई जगहों पर बैठकें की और लोगों को संगठित करने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें इस पार्टी की सीमाएं दिखाई देने लगीं। RPI उस समय कई गुटों में बंटी हुई थी और इसके नेता कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के साथ समझौते कर रहे थे। कांशीराम ने देखा कि यह समझौता दलित हितों को कमजोर कर रहा था। उन्हें लगा कि RPI अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और यह अब वह ताकत नहीं रही जो आम्बेडकर ने सोची थी। यह अनुभव उनके लिए एक सबक था। उन्होंने समझा कि मौजूदा संगठनों पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। यह विचार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। RPI से अलग होने के बाद कांशीराम ने एक नया मंच बनाने का फैसला किया। उन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन (BAMSEF) की स्थापना की। यह संगठन उनके दृष्टिकोण का पहला ठोस रूप था। BAMSEF का लक्ष्य सरकारी नौकरी करने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारियों को एकजुट करना था। कांशीराम का मानना था कि ये लोग शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम हैं,
और इनके पास अपने समुदाय के लिए काम करने की क्षमता है। बामसेफ कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। इसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता फैलाना और नेतृत्व विकसित करना था। कांशीराम ने इसे एक मिशन की तरह शुरू किया। वे देश भर में घूमे, गांवों, कस्बों और शहरों में। उन्होंने लोगों से बात की, उनके दुख सुने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया। उनकी सादगी और स्पष्टता लोगों को आकर्षित करती थी। वे साइकिल पर चलते थे, साधारण कपड़े पहनते थे और लोगों के बीच रहते थे। यह उनकी नेतृत्व शैली का एक अनूठा पहलू था। नई दिल्ली के बोट क्लब लॉन में बामसेफ का औपचारिक शुभारंभ हुआ। यह दिन आम्बेडकर की पुण्यतिथि थी और कांशीराम ने इसे खास तौर पर चुना। इस समारोह में हजारों लोग जुटे। कांशीराम ने अपने भाषण में कहा, हम बहुमत हैं, लेकिन हमारी आवाज दबी हुई है। अब समय आ गया है कि हम जागें और अपनी ताकत को पहचानें। यह संदेश लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा भर गया। बामसेफ ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और यह बहुजन समाज के लिए एक मजबूत मंच बन गया। कांशीराम ने बामसेफ के जरिए कैडर कैंप शुरू किए। इन कैंपों में लोगों को संगठन की कला, नेतृत्व के गुण और सामाजिक मुद्दों की समझ दी जाती थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता बने। यह संगठन उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक था और इसने आगे चलकर उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव रखी। बामसेफ की सफलता ने कांशीराम को एक मजबूत आधार दिया, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि सामाजिक जागरूकता फैलाना तो पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव के लिए शोषित वर्गों को सड़कों पर उतरना होगा। बामसेफ एक गैर राजनीतिक संगठन था जो कर्मचारियों तक सीमित था। कांशीराम अब एक ऐसा मंच चाहते थे जो समाज के हर तबके को जोड़े और व्यवस्था के खिलाफ सीधा संघर्ष करे। इसी विचार के साथ उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। DS4 का नाम अपने आप में एक संदेश था। दलित और शोषित शब्दों ने उन समुदायों को प्रतिबिंबित किया जो सदियों से हाशिए पर थे। अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक। संघर्ष समिति ने यह स्पष्ट किया कि यह संगठन केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा। यह अन्याय के खिलाफ लड़ाई का मंच होगा। शुरुआत में कांशीराम ने देश भर में यात्राएं शुरू की। वे साइकिल पर निकलते थे, गांव-गांव जाते थे और लोगों से सीधे संवाद करते थे। उनकी यह सादगी लोगों को प्रभावित करती थी। वे कहते थे, हमें अपनी ताकत को सड़कों पर दिखाना होगा। जुलूस, प्रदर्शन और संगठन ही हमें आगे ले जाएंगे। DS4 ने कई आंदोलन शुरू किए। इनमें से एक प्रमुख अभियान था पंचायतों में हिस्सेदारी का नारा, जिसके तहत गांव स्तर पर शोषित वर्गों को नेतृत्व देने की मांग की गई। कांशीराम ने DS4 के जरिए लोगों को संगठित करने के लिए अनोखी रणनीतियां अपनाई। उन्होंने जागृति यात्राएं शुरू की, जिनमें कार्यकर्ता गांवों में जाकर नुक्कड़ नाटक, गीत और भाषणों के जरिए लोगों को जागरूक करते थे। इन यात्राओं में आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे समाज सुधारकों की कहानियां सुनाई जाती थीं। कांशीराम का मानना था कि इतिहास की समझ ही लोगों में आत्मसम्मान जगा सकती है। DS4 ने महिलाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। यह संगठन कांशीराम के लिए एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक रणनीति को परखा और परिष्कृत किया। DS4 ने बहुजन समाज को एकजुट करने का काम किया। DS4 के अनुभव ने कांशीराम को यह सिखाया कि सामाजिक बदलाव के लिए संगठन जरूरी है, लेकिन स्थायी प्रभाव के लिए राजनीतिक शक्ति अनिवार्य है। वे कहते थे, राजनीति वह मास्टर चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। इस विचार के साथ BR आम्बेडकर के जन्मदिन पर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। यह दिन उनके लिए प्रतीकात्मक था, क्योंकि आम्बेडकर उनके प्रेरणा स्रोत थे। BSP का लक्ष्य था बहुसंख्यक शोषित वर्गों, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाना और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना। BSP की स्थापना के समय कांशीराम ने एक साहसिक दावा किया, हम पहली बार हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरी बार नोटिस में आने के लिए और तीसरी बार जीतने के लिए। यह उनकी रणनीति का हिस्सा था।
वे जानते थे कि एक नई पार्टी को स्थापित होने में समय लगेगा, लेकिन वे धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़े। पार्टी का प्रतीक हाथी चुना गया, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा लोकसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा। यह उनका पहला राजनीतिक प्रयोग था। हालांकि वे जीत नहीं सके, लेकिन इस चुनाव ने बीएसपी को लोगों के सामने लाने में मदद की। कांशीराम ने हार को हतोत्साहित करने वाला नहीं माना। वे कहते थे, हर हार हमें मजबूत बनाती है। इस हार ने उन्हें यह समझाया कि बीएसपी को जमीनी स्तर पर और मेहनत करनी होगी। उत्तर प्रदेश बीएसपी के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ की आबादी में बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा था और कांशीराम ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को जोड़ा। उनकी सभाओं में हजारों लोग जुटते थे। वे सादे कपड़ों में साइकिल पर या पैदल लोगों के बीच जाते थे। उनकी यह सादगी और समर्पण लोगों को प्रभावित करता था। कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों, खासकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए था। यह गठबंधन सफल रहा और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी। कांशीराम ने खुद सरकार में कोई पद नहीं लिया, लेकिन उनकी रणनीति ने बीएसपी को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई। हालांकि यह गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। मायावती की महत्वाकांक्षा और मुलायम सिंह के साथ मतभेदों के कारण यह टूट गया। 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती पर हमले का प्रयास हुआ। कांशीराम ने इसे बहुजन समाज पर हमले के रूप में देखा। उसी साल मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह कांशीराम की रणनीति की जीत थी, क्योंकि उन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया था। कांशीराम की राजनीतिक सोच अनोखी थी। वे कहते थे, मैं मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहता हूं। उनका मानना था कि कमजोर केंद्र सरकार बहुजन समाज के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे क्षेत्रीय ताकतें उभर सकती हैं। जब केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, तो बीएसपी ने बाहर से समर्थन दिया। यह उनकी रणनीति का हिस्सा था कि वे सत्ता में रहें, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। कांशीराम एक ऐसे आंदोलन के निर्माता थे जो उनके बाद भी चलता रहे। 90 के दशक के अंत तक उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। इस संदर्भ में उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी चुना। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और बहुजन आंदोलन के भविष्य को आकार देने वाला साबित हुआ। मायावती का परिचय कांशीराम से 1977 में हुआ था, जब वे एक युवा शिक्षिका थीं। कांशीराम उस समय बामसेफ के जरिए लोगों को संगठित कर रहे थे। मायावती के भाषण देने की कला और आत्मविश्वास ने कांशीराम को प्रभावित किया। उन्होंने मायावती में वह जुनून और क्षमता देखी जो बहुजन समाज को आगे ले जा सकती थी। धीरे धीरे मायावती उनकी शिष्या से सहयोगी बन गई। कांशीराम ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। 2001 में कांशीराम ने औपचारिक रूप से मायावती को बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये घोषणा दिल्ली में एक सभा के दौरान हुई। कांशीराम ने कहा, मैंने अपना जीवन बहुजन समाज को समर्पित किया। अब मायावती इस मशाल को आगे ले जाएंगी। यह निर्णय आसान नहीं था। पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे मायावती की आक्रामक शैली से असहज थे। लेकिन कांशीराम का फैसला अटल था। उनका मानना था कि मायावती में वह दृढ़ता और दूरदर्शिता है जो इस आंदोलन को जीवित रख सकती है। मायावती को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कांशीराम की दूरदर्शिता का प्रतीक था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी अनुपस्थिति में भी बीएसपी कमजोर न पड़े। मायावती ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल किया और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। यह कांशीराम के सपने का साकार होना था। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि मायावती ने कांशीराम के सिद्धांतों से हटकर व्यक्तिगत शक्ति पर ध्यान दिया, लेकिन यह निर्विवाद है कि कांशीराम की ट्रेनिंग और विश्वास के बिना मायावती का यह मुकाम संभव नहीं था। 2000 के दशक की शुरुआत में कांशीराम का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उन्हें डायबिटीज और हृदय संबंधी समस्याएं थीं।
उन्हें एक स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उनकी शारीरिक क्षमता बहुत कम हो गई। वे बोलने और चलने फिरने में असमर्थ हो गए। इस दौरान मायावती ने उनकी देखभाल की और पार्टी की कमान संभाली। कांशीराम का इलाज दिल्ली में चल रहा था, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली के एक अस्पताल में कांशीराम का निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटे। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ में बौद्ध रीति से किया गया, जो उनकी आम्बेडकरवादी विचारधारा को दर्शाता था। कांशीराम ने अपने जीवन में कोई संपत्ति नहीं जोड़ी थी। उनकी एकमात्र विरासत वह आंदोलन था जो उन्होंने खड़ा किया। कांशीराम के निधन ने बहुजन समाज में एक शून्य पैदा किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और संगठन आज भी जीवित हैं। बीएसपी आज भी एक प्रमुख राजनीतिक ताकत है और उनके विचार लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके निधन के बाद मायावती ने कहा, कांशीराम जी ने मुझे नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज को नेतृत्व दिया। उनकी विरासत कभी मरेगी नहीं। एक जीवन, एक मिशन। कांशीराम का जीवन एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा थी। उन्होंने अपने त्याग, संकल्प और दूरदर्शिता से बहुजन समाज को नई पहचान दी। उनका संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता के लिए था। दोस्तों, अब हम आपको धीरेंद्र शास्त्री द्वारा दिए गए उस बयान के बारे में बताएंगे। जैसे जैसे 14 अप्रैल का पवित्र दिन नजदीक आ रहा है, जिस दिन हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी, एक कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो स्वयं को हनुमान जी का परम भक्त कहता है, उसने इस महान अवसर पर कुछ ऐसा कहा जो सुनने में तो भव्य लगता है, पर गहराई में कई सवाल खड़े करता है। उसने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ घोषणा की कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को हमें सभी हिंदुओं को एक विशाल उत्सव की तरह मनाना चाहिए। उसने कहा कि यह दिन किसी साधारण पर्व से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा अवसर है जब हमें ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों की मालाओं से सजाकर पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महान आत्मा को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने हमें वह अनमोल तोहफा दिया जिसे दुनिया संविधान के नाम से जानती है। एक ऐसा संविधान जो न केवल भारत की आत्मा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार, एक अजूबा और एक अनुपम कृति है। उसने अपनी वाणी में जोश भरते हुए कहा कि यह संविधान हमें प्यार, एकता और समानता का संदेश देता है, और इसीलिए इस दिन को हमें एक भव्य उत्सव में बदल देना चाहिए, जिसमें हर हिंदू बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करे। उसकी बातें ऐसी थीं मानो वह इस दिन को किसी धार्मिक मेले या भव्य आयोजन में तब्दील कर देना चाहता हो, जहां लोग नाचें, गाएं और बाबा साहब के नाम को ऊंचा करें। लेकिन यहां रुककर सोचने की बात है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान जितना आकर्षक और भावनाओं से भरा हुआ लगता है, उतना ही यह सवाल उठाता है कि क्या यह सब केवल दिखावा नहीं है? क्या यह सिर्फ बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करके बहुजन समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की एक चाल नहीं है? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि धीरेंद्र शास्त्री की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जहां बाबा साहब ने जातिवाद, असमानता और अंधविश्वास के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, वहीं धीरेंद्र शास्त्री अपनी कथाओं और बयानों में उसी पुरातन व्यवस्था को बढ़ावा देता है जिसे बाबा साहब ने उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। बाबा साहब ने हमें तर्क, विज्ञान और समानता का रास्ता दिखाया, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का रास्ता अंधविश्वास, चमत्कारों और वर्ण व्यवस्था की ओर ले जाता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वह बाबा साहब के नाम का सहारा लेकर बहुजन समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उसका यह भव्य बयान, जो सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, असल में एक ऐसा जाल है जिसमें वह बहुजनों को फंसाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, जबकि उसकी सोच और कर्म बाबा साहब के सपनों के बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए मेरे बहुजन भाइयों और बहनों से मेरा यह विनम्र आग्रह है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों के इस पाखंड में न फंसें, उसके शब्दों के जादू में न बहें, बल्कि बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन का आधार बनाएं।
बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया वह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो हमें अंधेरे से निकालकर सम्मान और समानता की जिंदगी देता है। उनके दिखाए रास्ते पर चलें, जिसमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष की ताकत है। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों को साकार करें और एक ऐसे अखंड और महान भारत का निर्माण करें जहां हर इंसान को उसका हक मिले, जहां कोई भेदभाव ना हो और जहां सच्चाई और न्याय की जीत हो। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन यानी 14 अप्रैल को मनाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।